हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं एक एनजीओ के साथ मुंसलिक थी। इस एनजीओ का मकसद औरतों में अपने हकूक से मुतल्लिक आगाही फैलाना था, इनकी मदद करना था। वो औरतें जो घर की चार दीवारी में रहती थी, जो मर्दों के जुल्म सितम सह कर रही थी और जिनके लिए जिंदगी तंग हो गई थी, वो औरतें जब हमारे पास मदद लेने के लिए आती थी तो हम इनकी मदद किया करते थे। ना सिर्फ इन्हें रोजगार मुहैया करते थे बल्कि इनकी हिफाजत का और रहने का भी बंदोबस्त करते थे। इस दिन मुझे ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई थी। मगरिब का वक्त था, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास पहुंची तो मेरी गाड़ी खुद ब खुद ही रुक गई थी। वहां पर एक औरत थी जिसने बड़ी सी चादर में खुद को लपेटा हुआ था और वो कब्रिस्तान की अगली साइड पर जा रही थी। मैं अक्सर ही इस औरत को यहाँ से गुजरते हुए देखती थी। इसने बड़ी सी चादर में अपने वजूद को छुपाया हुआ होता था। इसे देखकर मैं हैरान होती थी और सोचती थी कि ये औरत कौन है और ये इस वक्त यहाँ पर क्यों जाती है, क्योंकि इतना मुझे भी इल्म था कि कब्रिस्तान के पीछे कोई आबादी नहीं थी। बाकी आबादी यहाँ से काफी फासले पर शुरू होती थी और जिस तरफ इस औरत का रुख था वहां पर तो दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। शाम के वक्त जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था। आज भी मैं इस औरत को रोकना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, मगर वो तेज तेज कदमों से जंगल की जानिब चली गई थी। इसका अंदाज देखकर और इसका हुलिया देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो हामिला थी और इस हालत में तो उसे जंगल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर थे। मेरे दिल में इस औरत के लिए तजस्सुस जाग उठा था और मैं सोचने लगी कि अगर वो मजबूर औरत थी तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। कई बार मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करूं और इससे पूछूं कि वो किस मुसीबत से दो चार है, और इस दिन भी वो सड़क पर पड़ी हुई थी। जब मैंने फौरन से गाड़ी रोकी और भागते हुए उसके पास गई तो मुझे देखकर वो सिटपटा गई, जैसे उसे मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा था। मैंने उसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इस जंगल में रोजाना क्यों जाती हो? यकदम ही उसकी आंखों में सर्द महरी सी लहर दौड़ गई थी और वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ने लगी थी। उसका अंदाज लेकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उसके सामने आ गई और कहने लगी कि अगर कोई सवाल करता है तो उसे उसकी बात का जवाब दिया जाता है। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मुझे कहने लगी कि मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसका अंदाज देखकर ऐसे मालूम होता था जैसे वो बहुत दुखी थी, हालात की सताई हुई थी। उसका खुरदरा लहजा देखने के बावजूद भी मेरे दिल से उसके लिए हमदर्दी जाग कर खत्म नहीं हुई थी। मैं उसे कहने लगी कि तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहा तो उसने मेरे हाथों को झटक दिया और कहने लगी कि जब मैं मदद मांगती रही, सबके सामने हाथ फैलाती रही, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरा यकीन नहीं किया, और अब मैं इस सब की आदी हो चुकी हूँ। अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई थी और मैं उसकी बातों के मफहूम में ही उलझ कर रह गई थी। अब वो औरत मेरे लिए मुअम्मा बन चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो एक नौजवान लड़की थी। उसे मैं जब से देख रही थी एक तरह से ही लिबास में मौजूद थी। एक ही तरह का लिबास जगह जगह से फट चुका था, मैला कुचैला हो चुका था, उसके बाल भी उलझे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे न जाने कब से नहाई भी नहीं, कब से उसने कपड़े भी नहीं बदले। और इस दिन जब मैं उसके पास गई थी तो इस दिन उसके वजूद से बदबू के भपके उठ रहे थे और बदबू की वजह से मेरा नाक बंद होने लगा था। अब मैं सोच रही थी कि कोई तो ऐसा शख्स होगा जो इसके बारे में जानता होगा, जिससे मैं इसके बारे में पता कर सकती हूँ कि आखिर इसके साथ क्या मसला है और ये यहाँ पर क्यों रह रही है। इसी दिन रोड पर मुझे एक शख्स नजर आया और वो यहाँ का रिहायशी था। मैंने उससे जब इस औरत का हुलिया बताकर इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि वो जानिया औरत है, बदकार और फाहिशा है। उसे उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया है। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने इस लड़की के घर का एड्रेस लिया और जब वहां पर गई तो दरवाजा इस लड़की की सौतेली माँ ने खोला था। जब उसे मेरे आने का मकसद मालूम हुआ तो उसके मुंह के जाविये बिगड़ने लगे और कहने लगी कि आप इस जानी और बदकार लड़की के बारे में क्या जानना चाहती हैं? सारी दुनिया जानती है कि उसने हमारे मुंह पर कालक मल दी है और इसी वजह से हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था। वो कहने लगी कि उसने ना जाने किसी के साथ मुंह काला किया था और अब उस बच्चे की माँ बनने वाली है। अब आप ही बताएं कि अगर 22 साल की कवारी हामला हो जाए तो उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी।
मैं फिर वहां से वापस आ गई थी। मैं जान गई थी कि इन लोगों से मुझे मजीद मालूमात नहीं मिल सकती। इस औरत के चेहरे की सफाकी थी, आंखों में तेजी तरारी की चमक थी। उसको देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये औरत बहुत ही ज्यादा शातिर थी। मैं इस लड़की की मदद करना चाहती थी, इसीलिए अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसके पास जरूर जाऊंगी। और फिर इस दिन जब मैं वहां से गुजर रही थी तो मैं दोबारा उसके रास्ते में आ गई और उसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम नहीं जानती, दुनिया बहुत जालिम है, ये तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगी। तुम्हारा यहाँ पर अकेले रहना मुनासिब नहीं है। वो लड़की मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मेरे साथ जो होना था हो चुका, अब कोई शख्स मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसकी बातों से जहां तक मैंने अंदाजा लगाया था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ ज्यादती हुई होती, किसी ने उसकी इज्जत लूटी थी और अब वो इसकी वजह से यूं बहकी बहकी बातें करने लगी थी। मैंने उसे कहा कि मुझे इस शख्स का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। वो जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, किसे सजा दिलवाएंगी आप? मेरे साथ किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। मैं ये बात सुनकर चौंक गई। तो क्या तुम अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रही हो? वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, खबरदार, दोबारा ऐसी बात की तो मेरा किसी भी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर तुम हमला कैसे हो गई? उसने सर झुका लिया और कहने लगी कि मैं खुद इस बात से लाइल्म हूँ। मैं नहीं जानती कि यह सब कैसे हुआ, मगर डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि मैं हमला हूँ। मगर मैं नहीं जानती कि मैं कैसे हमला हो गई। मुझे किसी मर्द तक ने छुआ नहीं है। इसके बावजूद भी मैं हमला हो गई। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सबके सामने रुस्वा हो गई, बदनाम हो गई। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ। मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता है। वो वहां से चली गई थी, जबकि मैं उसकी बातों के मफहूम में ही उलझ कर रह गई। न जाने इस बच्ची के साथ इतना जुल्म किसने किया था। उसका कहना था कि उसे आज तक किसी मर्द ने छुआ नहीं, और ऐसा कैसे मुमकिन था? अगर किसी मर्द ने उसे छुआ नहीं था तो वो हमला कैसे हो सकती थी? मैं यही सब सोचते सोचते घर वापस आ गई थी। और फिर कुछ दिनों बाद जब मैं वहां से गुजरने लगी तो ये देखकर मेरे पाँव के तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सामने ही वो लड़की मौजूद थी और उसके साथ मेरे अम्मी अब्बू की मोहब्बत की शादी हुई थी। नाना नानी इस शादी की मुखालफत कर रहे थे। नाना नानी का मेरे अब्बू के बारे में ख्याल था कि वो एक अय्याश और मतलबी इंसान थे। वो इनकी बेटी से मोहब्बत नहीं करते थे, महज इनकी दौलत के लिए इनके साथ शादी कर रहे हैं। मगर मेरी अम्मी ने इस बात पर यकीन नहीं किया था। उन्होंने जिद करके अब्बू के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, और शादी के कुछ अरसे बाद ही उन्हें मालूम हुआ कि उनके शौहर की हैसियत वही थी जो उनके घर वालों ने बताई थी। मेरे अब्बू इंतहाई लालची इंसान थे, और वो हर वक्त मेरी माँ से पैसे बटोरने के चक्कर में ही रहते थे। और जब अम्मी को इस बात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने अब्बू को मजीद कारोबार के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। वो कई लाख तो अब्बू के कारोबार के नाम पर दे चुकी थी, और अब्बू हर बार पैसे डुबोकर नए सिरे से पैसों का तकाजा करने लगते थे। और जब अम्मी ने इनकार किया तो अब्बू का सख्त गुस्सा आया और पहली बार उन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी। जब अम्मी रोते हुए नाना नानी की दहलीज पर आ गई थी और मेरे अब्बू भी इन्हें मनाने के लिए वहां पर नहीं आए थे। जब काफी अरसा गुजर गया तो नानी ने अम्मी को समझाया कि हम तुम्हें पहले ही कहते थे कि शादी सोच समझ कर करो, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब जो भी है, ये तुम्हारा शौहर है, तुम्हें इसके साथ निभाह करना है। नानी के समझाने पर अम्मी मुझे घर लेकर वापस आ गई तो इन पर यह क्यामत बनकर इंकशाफ हुआ कि वो अब्बू घर बेच चुकर चले गए थे, और इसके साथ उन्होंने मेरी अम्मी का जेवर, घर, सामान सब कुछ बेच दिया था। नाना अब्बू ने फर्निश्ड घर अम्मी को जहेज में तोहफे में दिया था। एक दिन अम्मी ने मोहब्बत का सबूत देने के लिए घर अब्बू के नाम कर दिया था, और अब्बू ने उस घर को बेचकर अपने लालच और खुदगर्जी को साबित कर दिया था। अब वो कहाँ पे थे इस बारे में कोई नहीं जानता था। अम्मी की तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। इन्हें अब्बू की बेवफाई का गम सताता था, और फिर वो इसी गम को झेलते झेलते आखिर जिंदगी की बाजी हार ही गई थी। मुझे नाना नानी ने ही पाला था। दोनों ने मुझे माँ बाप का प्यार दिया, और मुझे इनके अलावा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता था। नाना ने मेरी तरबियत बहुत मुख्तलिफ अंदाज में की थी। मेरी अम्मी बहुत नाजुक मिजाज की थी, जबकि नाना नानी मुझे बहादुर बनाना चाहते थे। वो मुझे ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जो दुनिया का, लोगों का, हालात का दीवाना वार मुकाबला कर सके और किसी से भी ना डरे। मैं ऐसी ही थी, बचपन ही से मैं खासी गुस्से वाली थी। इसके साथ मुझ में खुददारी और अनापरस्ती थी जो कूट कूट कर भरी हुई थी। मजीद कुछ टाइम के बाद नाना अबू मुझे और नानी को अकेला छोड़कर चले गए थे। अब मैं और नानी अकेले रह गए थे। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं एक एनजीओ से मुंसलिक हो गई थी। इस बात पर नानी को कोई एतराज नहीं था। मैं बहुत सी औरतों की मदद करती थी। जब इनके काम आती तो ये देखकर नानी बहुत खुश होती थी और इन्हें अपनी तरबियत पर फख्र महसूस होने लगता था। मैंने बहुत से केस सुलझाए थे, बहुत सी औरतों की मदद की थी, मगर इस औरत का मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसके गुनहगार को भी सजा दिलवाना चाहती थी, मगर इस लड़की ने न जाने क्यों मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शायद वो इससे मोहब्बत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो इसको महबूब को कोई तकलीफ पहुंचे, जबकि महबूब ने उसे घर से निकलवा कर जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया था।
इस दिन जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंची तो वहां पर इस लड़की के साथ एक मर्द भी था जो उसे खींचते हुए गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया। मैं फौरन अपनी गाड़ी से नीचे उतरी। वो लड़का मुझे देखकर वहां से भाग गया था। वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता था, तब भी मुझे देखकर वहां से रफू चक्कर हो गया था। लड़की ने मुझे देखकर मेरा शुक्रिया अदा किया कि अगर मैं वक्त पर ना आती तो न जाने क्या होता। मैं पहली बार उसका चेहरा देख रही थी। वो बेतहाशा हसीन थी और उसे देखकर मुझे उसके नसीब पर दुख होने लगा था। इतने हसीन सूरत होने के बावजूद भी वो किस कदर बदनसीब थी। उसके माथे से खून बह रहा था। मैंने जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में सवार किया और अस्पताल लेकर आ गई। अस्पताल में लाने के बाद मैंने उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद सीधा अपने घर उसे लाना था। तो सबसे पहले मैंने नहा धोकर कपड़े पहनने का कहा और फिलहाल मैंने अपना सूट उसे पहनने के लिए दिया था। लड़की मेरी बहुत मशहूर थी और जब वो इस घर में आई थी तो वो मुसलसल सर झुकाए बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। मैं उसके साथ इधर उधर की छोटी छोटी बातें कर रही थी ताकि उसका जहन बट जाए, मगर वो ना जाने क्या सोच रही थी। मैं उसे मुखातिब कर रही थी और उसे कहने लगी कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा गुनहगार कौन है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, जिससे तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया है। मैं उसके लिए कई सजा दिलवाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी कि आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी मर्द के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं नहीं जानती कि मैं हामला कैसे होगी। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। ये बात जो वो कह रही थी वो अनहोनी थी, ऐसा कैसे मुमकिन था। मगर मैं इस लड़की के बारे में और इतना मुनासिब नहीं समझ रही थी। जो भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे इस हालत में तंग करना सही नहीं था। मैं बाद में भी उससे बात कर सकती थी। मैंने उसे आराम करने का कहा और फिर अपने कमरे में आ गई थी। मैं यही सब कुछ सोचते सोचते सो गई थी। उस लड़की ने बहुत बार मुझसे बहुत इस बात का इसरार किया कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, मगर मैं उसे हमेशा के लिए रोक लिया और कहने लगी कि तुम्हें इस घर में क्या मसला है, तुम हमारे साथ रहो। वैसे भी मैं और नानी अकेले हैं। तुम्हारे आने से हम दोनों को बहुत खुशी हुई है। नानी को भी मैंने मुख्तसर इसके बारे में बता दिया था और इन्हें भी समझा दिया था कि इसकी ज़ात के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब मत करें। आहिस्ता आहिस्ता वो हम लोगों में घुलने मिलने लगी थी और फिर एक रात उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। मैं उसे लेकर अस्पताल में आ गई थी। उसकी नॉर्मल डिलीवरी में मसला था। जब भी इसको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था, मैं अभी कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ तक टहल रही थी। बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। दिल ही दिल में उसके लिए दुआ मांग रही थी, वो खैरियत से हो। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकली। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। वो काफी खौफजदा मालूम हो रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि आपके पेशेंट के साथ कौन है। मैंने ताइदी अंदाज में सर हिलाया तो उसने जो कुछ मुझे बताया आकर, उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ये नर्स पागल हो गई है। तभी लेडी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। उसके परेशान चेहरे को देखकर मैं डर गई, कहीं हीरा को तो कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे लग रहा था जरूर कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि हीरा की सेहत भी कुछ खासी अच्छी नहीं थी। तभी वो मुझे कहने लगी कि ये लड़की कौन है, आप इस लड़की को कैसे जानती हैं। मैंने मुख्तसर सारी बात उसे बता दी। काफी देर ऊपर सोच अंदाज में मुझे देखती रही और फिर कहने लगी कि क्या आप जानती हैं कि इस लड़की के साथ क्या मामला पेश आया है, इसका शौहर कौन है। इसके सवाल पर मैंने सर झुका लिया और उन्हें बताया कि ये ज्यादती का केस है और अभी तक लड़की ने इस शख्स का नाम नहीं बताया जो इसका सबका जिम्मेदार है। डॉक्टर खामोश हो गई थी। क्या मेरी मरीजा और उसके बच्चे ठीक हैं? जो चौंक कर वो मुझे देखने लगी और फिर कहने लगी कि आप खुद जाकर देख लें, आपकी मरीजा बिल्कुल ठीक है। हीरा दुआओं के जेर असर बेहोश थी और डॉक्टर्स के उसके आसपास खड़े आपस में बातें कर रहे थे। अस्पताल में एक अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा था। और फिर जब मैंने बच्चा देखने की ख्वाहिश की तो वो मुझे लेकर एक कमरे में आ गए और जब मेरी नज़र बेबी कॉट पर पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। वहां पर इंसान की बजाय कुत्ते के बच्चे थे जो कि हीरा के पेट से निकले थे। डॉक्टर का कहना था कि इसने इन बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था और तब भी मुझे हीरा की बात याद आ गई कि मुझे आज तक किसी ने मर्द ने छुआ तक नहीं। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। डॉक्टर कहने लगे कि मरीजा के जिस्म में कुत्ते के जर पाए गए हैं और इसका जिस्म से नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल भी मिला है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं उलझ कर रह गई थी। शुरू में तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, मगर यकीन ना करने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। इतना तो मुझे समझ आ गया था कि हीरा ने खुद कुत्ते से जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, बल्कि उसे नशा देकर किसी ने उसका फायदा उठाया था। शायद ये कोई और ही चक्कर था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जब हीरा होश में आ गई तो मैंने फिर से ज्यादती करने वाले शख्स का नाम पूछा तो वो कहने लगी कि आपको तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरा किसी मर्द से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तभी मैंने उसे कहा कि तुम्हारे घर में कोई कुत्ता मौजूद था। वो कहने लगी कि हाँ, मेरी सौतेली माँ ने घर में कुत्ता रखा हुआ था।
मगर आप ही क्यों पूछ रही हैं? मुझे उसकी सौतेली माँ पर शक होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि जो कुछ भी हुआ है, कुछ तो ऐसा है जो सौतेली माँ चक्कर चला रही है। ये जो कुछ भी था, सौतेली माँ की वजह से ही हुआ था। यकीनन उसी ने ये सारा चक्कर चलाया है। अब जो करना था मुझे सोच समझ कर करना था। हीरा को लेकर मैं घर आ गई थी। उसे मैंने अभी तक ये बात नहीं बताई थी कि उसके पेट से क्या निकला था, और उसने भी इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा था। वो इस बात का जिक्र करने से बुरी तरह घबरा रही थी, और मैं उसकी कैफियत को समझ रही थी। अगर उसकी जगह पर कोई भी लड़की होती तो उसकी यही कैफियत होती कि वो और भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों कर रहा है कोई। और अगले ही दिन मैं लेडी कांस्टेबल लेकर हिरा के घर चली गई थी, और फिर जब उसकी सौतेली माँ से तफ्तीश की गई तो उसने ये बात तस्लीम कर ली थी। उसके बयान के मुताबिक अपनी सौतेली माँ अपनी बेटी से बहुत नफरत करती थी। मैंने अपने शौहर से बहुत जितनी मोहब्बत की है, आज तक कभी किसी इंसान ने नहीं की, मगर उसके बावजूद भी मेरे शौहर ने मुझे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को यहीं पर लेकर आ गया। दूसरी बीवी से हिरा पैदा हुई, और मुझे इन दोनों माँ बेटी से सख्त नफरत थी। इसकी माँ तो जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गई, मगर अपनी बेटी को मेरे सीने पर मुंह दलने के लिए छोड़ गई थी। एक दिन मैं इसे इंतकाम लेने के बारे में सोच रही थी, तभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इससे बदला लेने के लिए ये सब करूं। और फिर मैं इसे नींद की दवा देने लगी, और फिर इसके साथ में कुत्ते को बदफेली कराने लगी थी। ये मैं इसे और इसकी माँ को सजा देने के लिए कर रही थी। इससे अपना इंतकाम ले रही थी, जो उसने मेरे घर पर डाका डालकर किया था। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, और जब ये हामला हो गई तो तब मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं समझी कि शायद इसका किसी और लड़के के साथ चक्कर है, और तब भी मैंने अपने शौहर को भी इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और फिर इसे घर से निकाल दिया। मेरा शौहर इसी गम को लेकर दुनिया से चला गया, और मेरी खुशी गम में बदल गई। मैंने जैसा सोचा था सब उसके बरक्स हुआ। शौहर की मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, मगर मैंने हिरा के साथ बुरा किया था और उसकी सजा मुझे मिली थी। मैं यही चाहती थी कि किसी तरह ये घर से निकल जाए। अब ये घर से निकल गई, मगर मेरा सुकून भी साथ ले गई। इस औरत की बात सुनकर मुझे उससे घिन आने लगी थी। बिलाशुबह वो सख्त सजा की मुस्तहिक थी। फिर उसे मैंने जेल की सलाखों के पीछे फेंकवा दिया था, और अब वो बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपने किए की माफी मांग रही थी। मगर इस औरत पर रहम नहीं किया जा सकता था। इसने एक लड़की के साथ इतनी ज्यादा दरिंदगी की थी। और फिर मैंने कुछ टाइम के बाद ये बात हिरा को बताई तो उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। हिरा की नफ्सियाली हालत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। एक लंबे अरसे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की जानिब लौटने लगी थी। अब मैंने उसे अपने साथ एनजीओ में लगा लिया था। वो भी हमारे साथ मिलकर मजबूर औरतों की मदद करती थी। मैं जब भी हिरा को शादी करने का कहती तो वो हंसकर टाल देती थी और कहती कि जब मेरा दिल मानेगा तो मैं शादी कर लूंगी। अभी तो मैं इस सदमे को नहीं भूल पा रही जिसको मैं झेल चुकी हूँ, और जब तक मैं इस सदमे को भूल नहीं जाती शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मैं भी चुप हो जाती थी। वो सच ही तो कह रही थी। इतने अरसे से वो घर से दरबदर थी। बदकिरदार होने की तोहमत उस पर ही तो लगाई गई थी।